इन दिस वीडियो मैं टोयोटा कोरोला एल्टिस ग्रैंडे और होंडा BRV के कंपैरिजन करूँगा। वैसे तो ये दोनों गाड़ियाँ बहुत डिफरेंट है और उनका डिफरेंट पर्पज़ एंड यूटिलिटी है, बट स्टिल प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो टोयोटा कोरोला एल्टिस 1.6 और जो होंडा BRV हैं डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग मैंने टोयोटा कोरोला एल्टिस 1.8 और होंडा BRV को आपस में कंपेयर किया, बट क्योंकि इनके प्राइस में काफ़ी फ़र्क है और एल्टिस 1.6 और होंडा BRV सेम बजट में फॉल करती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा इन दोनों गाड़ियों का फ्यूचर में कंपैरिजन अपलोड करूँ। होंडा ने पाकिस्तान में जून 2017 में होंडा BRV को इंट्रोड्यूस करवाया और ये एक 7 सीटर MPV है, जिसका मतलब है कि होंडा ने डिफरेंट मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है इस गाड़ी से। फर्स्टली इस गाड़ी का पर्पज़ ये है कि उन लोगों को टारगेट करना है जिनका फैमिली साइज़ बड़ा है और उन्हें एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए। सेकेंडली होंडा ने इस गाड़ी में ग्राउंड क्लियरेंस को काफ़ी हाई रखा है, जो कि बहुत कम ही होता है कि होंडा की किसी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी हो और जो पाकिस्तान के छोटे शहर हैं उसमें भी गाड़ी को ड्राइव किया जा सके। सो इन दो तरीक़ों से होंडा ने एक डिफरेंट मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की है। अक्टूबर 2019 में BRV का एक फेसलिफ्ट आया था, जिसके बाद से होंडा BRV के 2 वेरिएंट्स कर दिए गए हैं, जबकि पहले 3 वेरिएंट्स थे। अब जो 2 वेरिएंट्स आते हैं उसमें एक CVT वेरिएंट है जो S वेरिएंट है, जिसका हाई एंड वेरिएंट है, और सेकेंडली दूसरा वेरिएंट जो मैनुअल वेरिएंट है। जो हायर एंड वेरिएंट है CVT ट्रांसमिशन के साथ जो आता है, उसमें जो एडिशंस हैं उसमें अलॉय व्हील्स, नेविगेशन सिस्टम, अपग्रेडेड इंटीरियर, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर, क्रोम डोर हैंडल्स, फॉग लैंप्स, रेयर क्रोम गार्निश शामिल हैं। रेयर क्रोम गार्निश जो कि होंडा BRV के बैक साइड पे दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ S वेरिएंट में दी जाती है, जबकि जो मैनुअल वेरिएंट है उसमें नहीं दी जाती। अगर प्राइस वाइज कंपेयर किया जाए तो टोयोटा कोरोला 1.6 एंड होंडा BRV दोनों डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं। हाउएवर दोनों गाड़ियों को डिफरेंट पर्पसेस एंड डिफरेंट यूटिलिटी एंड डिफरेंट यूजेज है। सो बाद में ड्राइव करते हुए मैं आपके साथ शेयर करूँगा किस बंदे के लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा सूटेबल है, जिसका मतलब है डिफरेंट प्रेफरेंस होने की वजह से डिफरेंट चॉइस होगी और किस बंदे के लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा सूटेबल है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ियों में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही ऐसी गाड़ियाँ जो कि अभी भी वैल्यू टू मनी फील होती हैं इवन आफ्टर द प्राइस इंक्रीज, जिसमें होंडा BRV और टोयोटा कोरोला 1.6 शामिल है। होंडा BRV को वैल्यू टू मनी होने में एक जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो अक्टूबर 2019 में जो होंडा ने फेसलिफ्ट दिया था उसकी कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो स्टैंडर्ड है वैल्यू टू मनी होने का उसको मेंटेन किया गया। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। यहाँ पे हमारे पास एक 1.5 लीटर iVTEC इंजन है जो कि 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन है। बाद में गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं आपके साथ CVT ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस शेयर करूँगा। वैसे तो एक्सटीरियर के बारे में आप अपना ओपिनियन खुद फॉर्म करते हैं, मगर मेरे ख्याल में होंडा BRV का एक्सेप्शनली गुड एक्सटीरियर है और इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आप देखें तो कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इतनी अच्छी रोड प्रेजेंस प्रोवाइड करे। एक अच्छी रोड प्रेजेंस हमेशा से होंडा की गाड़ियों की क्वालिटी रही है और यही वजह है कि अगर आप गाड़ी को डीबैच करके किसी लेमैन से पूछें कि किस कंपनी की गाड़ी हो सकती है लोकल मैन्युफैक्चरर्स में से, तो मोस्ट प्रॉब्ली उस बंदे का आंसर यही होगा कि गाड़ी होंडा की तरफ से। कमिंग टूवर्ड्स द साइड, गाड़ी में 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और जो कंपनी फिटेड टायर्स हैं उनकी क्वालिटी कोई खास नहीं है। मेरे ख्याल से दिन के अलावा रात के टाइम में भी गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत अच्छी है और जो लाइट्स हैं गाड़ी की बहुत अट्रैक्टिव है। गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 201 mm है, जिसका मतलब है कार इज़ एक्सट्रीमली हाई फ्रॉम द ग्राउंड। हाउएवर एक डिसएडवांटेज ज़रूर है, जो गाड़ी की एंट्री एंड एग्जिट है वो बहुत डिफिकल्ट है और बूढ़े लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक चीज़ जो आप गाड़ी में नोटिस करेंगे, गाड़ी की टूल किट एक कंपार्टमेंट के अंदर दी गई है बूट में राइट साइड पे। सेकेंडली गाड़ी के जो स्पेयर टायर है वो गाड़ी के नीचे दिया गया। गाड़ी के इंटीरियर में एंटर होने के बाद जो चीज़ आप सबसे पहले नोटिस करेंगे वो ये है कि गाड़ी के सीट्स वेल साइज्ड हैं, मगर इनके कुशनिंग कंफर्टेबल नहीं है। स्पेशली लॉन्ग जर्नीज़ पे गाड़ी आपको थका देती है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे डिफरेंट फील हुई है, गाड़ी की ड्राइविंग पोजीशन और पोस्चर आम नॉर्मल गाड़ी से डिफरेंट है। और इवन तो गाड़ी 7 सीटर MPV है, मगर होंडा ने कोशिश की है कि इसमें एक नॉर्मल सेडान कार वाली फीलिंग आपको आए। एक और चीज़ जो गाड़ी के इंटीरियर की मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी है वो ये है गाड़ी के इंटीरियर में आर्मरेस्ट नहीं है, जिसका मतलब है
कि गाड़ी की कुशनिंग भी अच्छी नहीं है और आर्मरेस्ट भी प्रेजेंट नहीं है। सो लॉन्ग जर्नीज़ में गाड़ी को चलाना बहुत टायरिंग हो सकता है। गाड़ी में टोटल 10 कप होल्डर्स हैं, जिसमें से 4 फ्रंट रो के लिए, 4 मिडिल रो के लिए और 2 लास्ट रो के लिए। अगर मैं गाड़ी की एसी और इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक चीज़ नोटिसेबल है कि गाड़ी में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल तो है मगर जो ऑटोमेटिक नहीं है। इसमें आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। हाउएवर एक पॉजिटिव बात यह है कि गाड़ी में मैक्स कूल बटन की ऑप्शन दी गई है, जिसको प्रेस करने से आप एसी को मैक्सिमम आउटपुट पे ऑन कर सकते हैं। अदर देन दैट गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस अच्छी है। इवन दो रेयर पैसेंजर्स टेम्परेचर नहीं सेट कर सकते और सिर्फ फ़ैन स्पीड ही कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ओवरऑल गाड़ी की एसी परफॉर्मेंस अच्छी है। और मेरे नहीं ख्याल से हमें इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर होंडा से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो रेयर पैसेंजर्स के लिए भी टेम्परेचर कंट्रोल दे। गाड़ी में मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है और इसकी वजह से ड्राइवर की अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती। करोला पे बात करने से पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी टोयोटा की हिस्ट्री शेयर करना चाहूँगा। सो टू स्टार्ट 1937 में टोयोटा एग्जिस्टेंस में आई थी। हाउएवर उससे 1 साल पहले जब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी तो 1936 में टोयोटा ने गाड़ी लॉन्च की थी जिसका नाम AA सेडान था। हाउएवर ये गाड़ी सक्सेसफुल नहीं हुई थी और इवन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के लिए कंपनी की कोई मेजर सक्सेस नहीं थी। और फिर 1957 में टोयोटा करोना लॉन्च हुई थी जो कि कंपनी की पहली मेजर सक्सेस थी। और टोयोटा करोना के बाद 1966 में करोला लॉन्च की गई थी जो कि कंपनी की सेकंड मेजर सक्सेस थी। और 1966 के बाद 1974 से लेकर अभी तक करोला दुनिया की टॉप सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पर रैंक करती है। और करोला की इन टोटल 12 जनरेशन आ चुकी हैं और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करूँ ये 11 जनरेशन है जो कि 2014 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। हाउएवर इंटरनेशनली गाड़ी 2013 में लॉन्च हो गई थी। 1.8 करोला में 2 वेरिएंट्स आते हैं, एल्टिस 1.8 CVT और एल्टिस 1.8 CVT ग्रैंडे। 2017 में करोला का फेसलिफ्ट आया था जिसकी वजह से गाड़ी में बहुत एक्सटेंसिव चेंजेस आए थे। सो रिव्यू का सेकंड पार्ट में वाइल ड्राइविंग में दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस और जो फेसलिफ्ट के एडिशंस हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, गाड़ी का जो इंजन है वो इंटरनेशनली आउटडेटेड है बट क्योंकि टोयोटा पाकिस्तान ने यही इंजन दी है सो लेट्स सी इसकी क्या परफॉर्मेंस है। सो यहाँ पे हमारे पास एक 1.8 लीटर इंजन है जो कि 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और फ्रंट व्हील्स का पावर करता है। बट गाड़ी की परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि कंपैरिजन के बगैर क्लियर नहीं होती, इसलिए मैं 4 चीज़ों को BRV के साथ कंपेयर करूंगा। नंबर 1 गाड़ी की हॉर्स पावर, सेकेंडली वेट, थर्ड गाड़ी का बॉडी टू वेट रेशियो और फोर्थ गाड़ी की जो ट्रांसमिशन है गियर बॉक्स। गाड़ी के गियर बॉक्स को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका इफेक्ट होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस और एक्सेलरेशन पे। सो फर्स्टली BRV 20 हॉर्स पावर कम है करोला से और अगर मैं वेट के फिगर्स को कंपेयर करूं तो BRV 35 kg कम है करोला से। बॉडी टू वेट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली हॉर्स पावर को डिवाइड कर देंगे गाड़ी के टोटल वेट के साथ और इससे हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी 1 kg को उठाने के लिए कितने हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। सो आफ्टर कैलकुलेशन करोला का बॉडी टू वेट रेशियो 0.1082 है जबकि BRV का 0.951 है, जिसका मतलब है कि करोला का बॉडी टू वेट रेशियो बेहतर है BRV से। और अगर आपको फिगर्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ये जो फिगर्स डिस्प्लेड हैं ये मल्टीप्लाइड बाय 1000 के बाद है। मूविंग ऑन टू द एक्सटीरियर फीचर्स, जो गाड़ी की हेडलाइट्स हैं उनमें ऑटो लेवलिंग का फंक्शन है और इस फीचर का फायदा यह है कि स्पीड ब्रेकर या किसी बम्प की वजह से आपकी गाड़ी की जो मर्जी पोजीशन हो बट जो हेडलाइट्स हैं उनकी बीम हमेशा रोड पे ही फोकस करेगी और उसकी वजह से जो गाड़ी की विजिबिलिटी है वो बेहतर हो जाती है। सो ड्राइवर की बेहतर विजिबिलिटी के साथ साथ एक सेफ्टी फीचर भी है। अदर देन दिस फीचर गाड़ी में डे टाइम रनिंग लाइट्स DRLs भी दी जाती हैं जो कि एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है बहुत से कंट्रीज में। क्योंकि ये एक बहुत शार्प किस्म की LEDs होती हैं तो इनका फ़ायदा है अगर आप किसी लो विजिबिलिटी एरिया वाली जगह पे हैं या फिर आपके इर्द गिर्द फॉग या बारिश है तो आपको इजीली स्पॉट किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू द साइड, गाड़ी में 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और अलॉयज़ के साथ साथ गाड़ी में इंपोर्टेड योकोहामा के टायर्स हैं जिनकी वजह से गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है और जो पैसेंजर्स हैं उनको बहुत कम रोड और कैबिन नॉइज़ महसूस होता है। गाड़ी में साइड स्कर्ट्स की वजह से जो गाड़ी की लुक है वो एनहांस हो जाती है और इसके अलावा इसका असल पर्पज़ ये होता है कि गाड़ी के साइड पे जो एयर प्रेशर आता है उसको कंट्रोल करना और ये साइड स्कर्ट्स इस तरह काम करते हैं कि जो एयर प्रेशर होता है उसको गाड़ी के नीचे पुश कर देते हैं और एयर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। बट इस केस में 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, जो गाड़ी के साइड स्कर्ट्स हैं वो प्रॉपरली इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं है और हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से गाड़ी में जो साइड स्कर्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाते। मूविंग ऑन, गाड़ी के डोर हैंडल्स पे एक क्रोम स्ट्रिप यूज़ की गई है जो कि मेरे ओपिनियन में बेहतर लगती है बॉडी कलर्ड या फिर फुल क्रोम डोर हैंडल से। अदर देन दैट साइड से एल्टिस 1.6 और एल्टिस 1.8 दोनों सिमिलर हैं क्योंकि दोनों गाड़ियों में साइड स्कर्ट्स और अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं बट इन डोर हैंडल्स की वजह से दोनों गाड़ियों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है।
ट्रंक स्पेस देखने से पहले मैंने गाड़ी के अंदर एक चीज़ नोटिस की है जो कि टोयोटा पाकिस्तान की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप है। गाड़ी का जो ट्रंक है उसको इंटरनली कारपेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो साउंड प्रूफिंग है वो बहुत इंप्रूव्ड हो गई है। और होंडा ने इसे सिविक में इग्नोर कर दिया था, और जब फेसलिफ्ट आया था अप्रैल 2019 में, उसके बाद सिविक में होंडा ने इसे ऐड किया। आफ्टर एंटरिंग द इंटीरियर, जो चीज़ आप सबसे पहले फील करेंगे वो ये है कि गाड़ी की जो सीट्स हैं बहुत वेल साइज्ड और कंफर्टेबल हैं। बट मेरे ख्याल से गाड़ी की ड्राइविंग पोजीशन को थोड़ा बेहतर किया जा सकता था, और जो सीटिंग पोजीशन है उसको थोड़ा नीचे होना चाहिए था। और मेरे ख्याल से अगर गाड़ी की सीट नीचे और आपको उसकी आदत हो जाए तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, और ओवरऑल ड्राइविंग पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाती है। फॉर द कंफर्ट गाड़ी में एक वेल साइज्ड आर्मरेस्ट प्रेजेंट है, और उसकी खास बात यह है कि ये 2 तरह ओपन होती है। फर्स्ट डिवीज़न में आप छोटी चीज़ें रख सकते हैं, और जो दूसरी डिवीज़न है वो एक बड़ी स्टोरेज है, और उसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। इसके अलावा गाड़ी में एक बहुत कन्वीनियंट फीचर है कि गाड़ी में सन ग्लासेस होल्डर भी प्रेजेंट है। ड्राइविंग पोजीशन को सेट करने के लिए मैनुअल ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर के साथ टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील भी दिया जाता है, विच मीन्स कि आप इसे 4 तरह मूव करके अपने हिसाब से बेस्ट पोजीशन सेट कर सकते हैं। गाड़ी की एक्सेलरेशन इंप्रूव करने के लिए गाड़ी में एक स्पोर्ट्स मोड दिया जाता है। हाउएवर वाइल ड्राइविंग में आपके साथ इसकी प्रैक्टिकलिटी शेयर करूँगा। गाड़ी के इंटीरियर का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो डैशबोर्ड है इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाता है। एंड अदरवाइज़ मेरे ख्याल में गाड़ी की जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो इंप्रेसिव नहीं है, और उससे बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मोस्टली लोग इस बात से एग्री करते हैं कि गाड़ी की जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो गाड़ी का एक वीक एरिया है, और इसे कम्प्लीटली रीडिज़ाइन होने की ज़रूरत है। बट स्टिल एक मेजर चीज़ जिस पर टोयोटा ने फोकस की है वो गाड़ी का क्लास लीडिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसकी परफॉर्मेंस और डिस्प्ले क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है। अलॉन्ग विद दिस जो गाड़ी का साउंड सिस्टम है वो भी बहुत इंप्रेसिव है, और ऐसा बहुत कम ही हुआ कि पाकिस्तान में किसी गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम इतना अच्छा हो। मूविंग ऑन टू द रेयर रूम, गाड़ी की जो रेयर कंफर्ट है वो बहुत अच्छी है, और एक पॉजिटिव बात यह है कि जो गाड़ी का रेयर बेड है वो फ्लैट है, जिसकी वजह से 5 पैसेंजर्स कंफर्टेबली गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का लेग रूम भी अच्छा है। गाड़ी के रेयर रूम में एसी वेंट्स तो नहीं है, बट सेंट्रल कंसोल के बैक साइड पे नीचे करके USB चार्जिंग पोर्ट्स दी जाती हैं, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। सो अब मैं रिव्यू के सेकंड पार्ट पे शिफ्ट करते हुए गाड़ी ड्राइव करते हुए एज एन ऑनर अपने ओपिनियंस और गाड़ी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। फर्स्टली मैं एक क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने BRV ली है, वाई दे हैव परचेज्ड इट एंड वाई स्टिल पीपल आर परचेजिंग इट। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं आपके साथ अपने कुछ ओपिनियंस शेयर करूँगा, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर होंडा ने गाड़ी के नाम में खुद ही दे दिया है, जिसका मतलब है बोल्ड रन अबाउट व्हीकल। बोल्ड रन अबाउट का मतलब है ऐसी प्रैक्टिकल एंड कन्वीनियंट ऑप्शन जिसका मार्केट में कोई कंपटीशन ना हो। कंपटीशन ना होने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी बहुत आउटस्टैंडिंग है, इसके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं है, बट इन अ वे दैट जो गाड़ी जिस प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है 30 to 35 लाख्स, इस प्राइस रेंज में कोई ऐसी 7 सीटर गाड़ी नहीं है जिसकी स्पेस एंड कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, उसकी AC परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, एंड फॉर अ 7 सीटर उसकी फ्यूल एवरेज भी काफ़ी बेहतर हो। इवन लगेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और होंडा ने अपनी तरफ से लगेज को इंक्रीज़ करने के लिए गाड़ी के ऊपर एक रूफ रैक भी दिया गया है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में किसी गाड़ी में मैंने यूज़ होते हुए नहीं देखा, बट फ्रॉम होंडा साइड उन्होंने गाड़ी को एक प्रैक्टिकल और एक कन्वीनियंट ऑप्शन बनाया है। सो अगर अब हम कंज्यूमर्स की साइड पे हैं तो जिस बंदे के फैमिली साइज़ बड़ा है उसे एक स्पेशियस गाड़ी चाहिए जिसमें लगेज भी अच्छा आ जाए, उसकी AC परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और फ्यूल एवरेज भी डिसअपॉइंटिंग ना हो, तो उस बंदे के लिए गाड़ी बहुत सूटेबल है। और ये कुछ ऐसी रीजंस है जिस पे कोई बंदा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता गाड़ी लेते वक्त, स्पेशली अगर उसकी फैमिली बड़ी है। सो यही कुछ रीजंस है कि जिनकी वजह से आई हैव सीन दैट कि पीपल आर परचेजिंग BRV। और अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो जो बोल्ड का मतलब है गाड़ी की, अगर आप एक्सटीरियर गौर करें तो काफ़ी मेरे ख्याल में बहुत एग्रेसिव है, और होंडा की तरफ से एक बहुत अच्छी एफर्ट है कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर 30 से 35 लाख के दरमियान होंडा ने कितना अच्छा एक्सटीरियर प्रोवाइड किया। सो किस तरह की गाड़ी जिसका पाकिस्तान में कोई कंपटीटर नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि गाड़ी सक्सेसफुल होनी ही थी। और मेरे ख्याल से कुछ लोगों के ओपिनियन में BRV बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुई, बट मेरे ख्याल से अगर आप इस तरह देखें, ये एक सिटी या सिविक या करोला या इस तरह की एक रेगुलर गाड़ी नहीं है, ये एक 7 सीटर है। एक सिर्फ कुछ लोगों की प्रेफरेंस था, तो अगर आप इस लिहाज से इस गाड़ी को देखें तो बहुत से लोगों ने इस गाड़ी को लिया है और वो इसे यूज़ कर रहे हैं, और एक प्रैक्टिकल और कन्वीनियंट होने की वजह से उन्हें इस गाड़ी को इस्तेमाल करना पड़ता है। एज एन ऑनर मैंने जो गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी में डाउन साइड्स फील किए हैं, उसमें नंबर 1 चीज़ जो मुझे फील हुई है, अगर गाड़ी की स्पेस फुल्ली यूटिलाइज्ड हो, 7 सीट्स फुल हो, तो गाड़ी थोड़ी सी अंडर पावर्ड हो जाती है, और उन सिचुएशंस में आपको गाड़ी में हाई ऑक्टेन यूज़ करना पड़ता है।
इस हवाले से मेरा जो ख्याल है, मेरे ख्याल में होंडा को चाहिए कि एक BRV का 1.8 लीटर इंजन भी ऑफ़र करें, और जो बायर्स हैं उनके पास ये ऑप्शन हो कि 1.5 और 1.8 में से वो अपने हिसाब से गाड़ी को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि इस हवाले से जो गाड़ी की जो कंप्लेन है अंडर पावर होने की, इसको भी कवर किया जा सकता है और फिर ही ये गाड़ी एक परफेक्टली कन्वीनियंट ऑप्शन बन सकती है। अक्टूबर 2019 में गाड़ी का एक फेसलिफ्ट आया था, जिसकी वजह से गाड़ी का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि गाड़ी एक 7 सीटर होने के साथ साथ वैल्यू टू मनी भी थी, इसको होंडा ने मेंटेन किया। इवन दो सारी गाड़ियों के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इवन देन जो होंडा BRV है ये अभी तक वैल्यू टू मनी फील होती है, और ये वाहिद गाड़ी है पाकिस्तानी मार्केट में जो कि स्टिल वैल्यू टू मनी अभी तक लगती है, और लोग इसे परचेज़ अगर करेंगे तो इसी वजह से करेंगे कि 7 सीटर होने के साथ साथ जो होंडा ने फेसलिफ्ट में जो फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो बहुत ही यूज़फुल और अट्रैक्टिव फीचर्स हैं। अगर फेसलिफ्ट एडिशंस की बात करें तो नंबर 1 चीज़, गाड़ी में पहले सिंगल एयर बैग होता था, अब ड्यूल एयर बैग्स कर दिए गए। सेकेंडली, पुश स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। थर्डली, गाड़ी में सेंटर कंसोल और जो आर्मरेस्ट है एज अ स्टैंडर्ड कर दी गई है, जो कि होंडा BRV में फेसलिफ्ट से पहले नहीं दी जाती थी। और होंडा की तरफ से एक बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी है, क्योंकि जो सिटी है उसके भी 10 साल पुराने मॉडल्स में भी जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो एज अ स्टैंडर्ड होती थी, मगर BRV में होंडा ने इसे नहीं दिया था। और जो सेंटर कंसोल है उसके अंदर 2 रेयर USB चार्जिंग पोर्ट्स भी दी गई हैं, जिनकी वजह से जो रेयर पैसेंजर्स हैं वो भी अपने मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। अगर माइनर एडिशंस की बात की जाए तो उसमें स्टेप गार्निश, शार्क फैन एंटेना, डोर वाइजर्स शामिल है। हाउएवर होंडा का ये कहना है कि उन्होंने जो गाड़ी की जो सीटिंग है उसकी कुशनिंग को भी इम्प्रूव किया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कंप्लेन किया और ऐसा है भी कि जो S वेरिएंट है उसमें जो लेदर सीट्स आती हैं वो बहुत हार्ड है और वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। फेसलिफ्ट एडिशंस में एक बात याद रहे कि जो फ्रंट पैसेंजर एयरबैग, DRLs, सेंटर कंसोल और जो एक्सटीरियर चेंजेस हैं वो स्टैंडर्ड हैं, जबकि पुश स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री, USB पोर्ट्स इन सेंटर कंसोल और जो शार्क फैन एंटेना है वो सिर्फ और सिर्फ S वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर मैं गाड़ी की हैंडलिंग की बात करूँ तो मेरे ख्याल में होंडा ने क्योंकि गाड़ी में स्टिफ सस्पेंशन दी है तो इस वजह से गाड़ी की हैंडलिंग तो बहुत इंप्रूव्ड है, बट इवन देन आपको थोड़ा सा बॉडी रोल फील होता है टर्न्स करते हुए गाड़ी के साइज़ की वजह से। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करूँ तो मेरे ख्याल में गाड़ी बहुत कन्फ्यूज्ड है इस सेंस में, क्योंकि गाड़ी देखने में ऐसी लगती है जैसे आप इसको ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, मगर गाड़ी का सस्पेंशन इतनी स्टिफ है कि आपको रोड पे ईच एंड एवरी सिंगल बम्प फील होता है, और गाड़ी की राइड क्वालिटी इस सेंस में बहुत बुरी है और आपको बिल्कुल भी स्मूथ राइड नहीं मिलती। सो मेरे नहीं ख्याल से आप इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, ये स्मूथ रोड्स पे ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, बट स्टिल मेरे ख्याल में गाड़ी की जो हैंडलिंग और रोड ग्रिप है इज़ बेटर देन एवरेज। ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी इसलिए भी बहुत कंफ्यूज फील होती है क्योंकि एट द सेम टाइम इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है और इसके लुक्स भी ऐसी हैं कि जैसे आप इससे ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी वीक फील होती है और बम्प्स को एब्जॉर्ब नहीं करती। सो एट द सेम टाइम अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी है मगर सस्पेंशन बुरी है, तो इसलिए मेरे नहीं ख्याल से आप इस गाड़ी को ऑफ रोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। गाड़ी की प्राइस कंसिडर करते हुए और एज ए 7 सीटर गाड़ी को समझते हुए अगर मैं गाड़ी की राइड क्वालिटी पे कमेंट करूँ तो मेरे ख्याल में गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो अच्छी है। गाड़ी का जो पिकअप है वो विद इन 0 to 100 14 सेकेंड्स है फॉर अ 1.5 ऑफ अ कार दिस साइज़, मेरे ख्याल में अच्छी है। गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो भी इज़ ओके, एंड अगेन कंसिडरिंग द कार्स प्राइस मेरे ख्याल में ब्रेकिंग भी गाड़ी की अच्छी है। हाउएवर एक प्रॉब्लम ज़रूर है, गाड़ी की जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है और होंडा ने जो फेसलिफ्ट वर्जन है उसमें इम्प्रूव कर दी हैं। अगर तो वाकई ऐसा है तो मेरे ख्याल में गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत बेहतर हो गई है। बट अगेन सबसे अच्छी बात जो मैंने इस गाड़ी की लिखी है कि इवन दो इट्स अ 7 सीटर मगर आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फील नहीं कराएगी कि जैसे आप कोई 7 सीटर MPV चला रहे हैं, और आपको एक रेगुलर गाड़ी वाली फील ही आएगी, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कार्स गुड हैंडलिंग। अब मैं आपके साथ CVT ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस शेयर करूँगा। नंबर 1 एडवांटेज ये है गाड़ी आइडियल RPMs पे रहती है और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव्ड होती है। सेकेंडली फ्यूल एमिशंस होते हैं, और थर्डली गाड़ी की जो शिफ्टिंग है वो एक्सट्रीमली स्मूथ होती है। और अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो उसमें स्लगिश रिस्पांस, स्लोअर एक्सेलरेशन और हायर कॉस्ट शामिल है, क्योंकि CVT ट्रांसमिशन ऑयल रिकमेंडेड है कि 30,000 किलोमीटर्स पे चेंज किया जाए। BRV होंडा एटस की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च गाड़ी है और मेरे ख्याल में होंडा BRV के थ्रू अपनी जो ब्रांड इमेज है वो थोड़ी बेहतर पाकिस्तान में इस सेंस में कर सकता है कि हमेशा होंडा ने जो बिल्ड क्वालिटी यूज़ की है होंडा सिटी में, और इवन इस BRV की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। जो मटेरियल यूज़ किया गया है और जो प्लास्टिक है उसकी जो बेल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और उसके साथ साथ हमेशा एक कॉमन प्रॉब्लम होंडा की गाड़ी की जो है वो रहा है कि जो उसकी कैबिन नॉइज़ है वो बहुत हाई होती है, और जो साउंड डंपिंग है वो कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही, और विंड नॉइज़ जो है हमेशा गाड़ी में बहुत ज़्यादा आती है। सो मेरे ख्याल में फॉर साउंड डंपिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। फॉर द लगेज टेस्ट गाड़ी में 3 मीडियम साइज बैग या फिर 2 लार्ज साइज बैग फिट किए जा सकते हैं।
हाउएवर फ्रंट सीट्स फोल्ड करके लगेज कैपेसिटी को फर्दर इंक्रीज़ किया जा सकता है, और जब ये सीट्स फोल्ड हो तो इसका मतलब है ट्रंक का साइज़ मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है, और इवन देन इसके बाद जो इससे अगली रो है उसे भी फोल्ड किया जा सकता है। फॉर द सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में डुअल एयरबैग्स, ABS ब्रेक्स, इमोबिलाइजर और एक सेफ बॉडी स्ट्रक्चर शामिल है। होंडा BRV का एक बिग प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कोई नोन फॉल्ट नहीं है। हाउएवर क्योंकि होंडा की गाड़ी और पाकिस्तान में पुअर क्वालिटी फ्यूल होने की वजह से हो सकता है आपको आफ्टर 30 to 40,000 किलोमीटर्स के बाद कैटालिटिक कन्वर्टर की सर्विस करवानी पड़े, जो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये कॉस्ट कर सकता है। हाउएवर गाड़ी में एक प्रॉब्लम है जो कि मेरे ख्याल में होंडा एटलस का सेल्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हमेशा की तरह एक जनरेशन पुराना है और बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अब मैं आपके साथ एक और अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ जो कि तमाम गाड़ियों पे अप्लाई होता है। ये जो मैं आपके साथ मेंटेनेंस एसेंशियल्स शेयर कर रहा हूँ, अगर हम सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखें तो कोई भी गाड़ी विदाउट एनी प्रॉब्लम बिल्कुल ईजिली 3 लाख किलोमीटर्स तक चल सकती है। और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत गलत ट्रेंड बना हुआ है, ये नई गाड़ी इन पुरानी गाड़ी। मोस्टली यूज़र्स का ये ख्याल है और वो गाड़ी के साथ कुछ इस तरह का सलूक करते हैं कि जब वो गाड़ी नहीं होती है गाड़ी को मेंटेन करते हैं, बट विद टाइम जो कि गाड़ी की मैनुअल है, जो कि बुक ने रिकमेंड किया होता है गाड़ी के जो मेंटेनेंस, उसको नहीं करवाते। और विद टाइम ऐसा से जब चीज़ें प्रोलॉन्ग होकर खट्टी होती जाती हैं तो फिर एक वक्त आता है हम जाके गाड़ी को बेच देते हैं, और फिर इससे जो नेक्स्ट ऑनर है उससे प्रॉब्लम फेस आती है और लोगों का ये माइंडसेट बन जाता है एक नई गाड़ी होती है एक पुरानी गाड़ी होती है। बट मेरे ख्याल में देयर इज़ नो सच थिंग। एक होती है मेंटेन गाड़ी, एक होती है अनमेंटेन गाड़ी। ख़ास तौर पे जो हमारी रेगुलर गाड़ियाँ हैं, सिटी, सिविक, करोला, ये तो ख़ास तौर पे ऐसी रिलायबल गाड़ी है मैन्युफैक्चरर ने जो बुक दी है, जो उसकी रिकमेंडेशंस दी है मेंटेनेंस की, अगर सिर्फ हम उनको ही फॉलो करें तो ईजिली विदाउट एनी प्रॉब्लम गाड़ियाँ 3 लाख किलोमीटर्स तक तो आराम से चल सकती हैं, इवन मोर। अगर मैं दोनों गाड़ियों के लेंस को कंपेयर करूं तो BRV 167 mm कम है करोला से। अगर मैं गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करूं तो होंडा BRV विद इन सिटी 9 to 12 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज देती है और लॉन्ग पे 15 to 16 डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल एंड कंडीशंस। जिससे कि होंडा BRV और टोयोटा करोला एल्टिस 1.6 डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं प्राइस वाइज। तो मैं एक फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँगा कि किस बंदे के लिए कौन सी गाड़ी ज़्यादा सूटेबल है। और मेरे ख्याल से अगर आपको 7 सीटर गाड़ी की और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है तो टोयोटा करोला एक बेहतर ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि करोला की इंजन परफॉर्मेंस बेहतर है, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसकी सस्पेंशन ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ड्यूरेबल है। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसमें भी करोला स्लाइटली बेहतर है होंडा BRV से। सो वैसे तो होंडा BRV एक अच्छी गाड़ी है, मगर मेरे ख्याल से अनटिल एंड अनलेस आपको एक 7 सीटर गाड़ी की ज़रूरत है, आपको होंडा BRV पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल उससे एक बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है जो कि होंडा BRV की तरह वैल्यू टू मनी है और फीचर्स में भी कम्पीट करती है। अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूं तो मेरे हिसाब से गाड़ी A ग्रेड स्कोर करती है, और S ग्रेड के लिए गाड़ी की ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए थी, जिसमें गाड़ी की सस्पेंशन इंप्रूव्ड होनी चाहिए थी, कंफर्ट बेहतर होनी चाहिए थी, और इसके साथ साथ जब गाड़ी की फुल कैपेसिटी यूटिलाइज्ड हो और सारी सीट्स फुल हो तो तब भी गाड़ी की एक्सलेशन बेहतर होनी चाहिए थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि क्यों करोला दुनिया की मोस्ट सोल्ड गाड़ी है और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से एक गाड़ी कभी नंबर 1 पे रैंक करती है और कभी नंबर 2 पे। और इवन इन पाकिस्तान मेजॉरिटी लोग इसे अगर मोस्ट डिज़ायरेबल नहीं तो मोस्ट रिलायबल गाड़ी ज़रूर समझते हैं। सो अब मैं करोला की पॉपुलैरिटी के रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा और मैं गाड़ी की हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। सो टू स्टार्ट, टोयोटा ने 1966 में फर्स्ट जनरेशन करोला को लॉन्च किया था, और आज मैं जिस करोला का रिव्यू कर रहा हूँ ये 11 जनरेशन करोला है जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। हाउएवर ये स्पेसिफिक गाड़ी 2020 मॉडल है, और 1966 से लेके 2016 तक टोयोटा ने 44 मिलियन करोला के यूनिट सेल किए थे, और उस टाइम पे दुनिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी। हाउएवर उसके बाद भी करोला टॉप सेलिंग गाड़ी थी, मगर इसको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा होंडा सिविक, वॉक्सवैगन और फोर्ड की कुछ गाड़ियों की वजह से। सो करोला की टॉप सेलिंग होने की रीज़न नंबर 1 ये है कि आजकल करोला के जितने भी कंपेटिटर्स हैं, होंडा सिविक, होंडा इलांट्रा या कोई भी और कंपेटिटर, जब करोला 1966 में लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे इस गाड़ी का कोई और कंपेटिटर था ही नहीं। वैसे तो ये एक जस्टिफिकेशन सही नहीं है कि करोला पहले लॉन्च हुई और ये गाड़ियाँ बाद में, इसलिए करोला टॉप सेलिंग गाड़ी है, मगर इस केस में कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से करोला टॉप सेलिंग गाड़ी बन गई है। सबसे पहले जो गैप था जब ये करोला पहले लॉन्च हुई और जो बाकी गाड़ियाँ बाद में लॉन्च हुई, इन बिटवीन करोला ने बहुत जल्दी इमेज डेवलप कर ली थी कि वो दुनिया की एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल गाड़ी है, और अपनी कैटेगरी में से सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल और सबसे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी समझा जाता था। रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के अलावा लोगों ने इसके साथ एक लॉयल्टी डेवलप कर ली थी, और ये बात ठीक है कि करोला से कोई बेहतर गाड़ी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी
और प्रैक्टिकलिटी। और अगर मैं कहूँ कि आज तक कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट करोला में नहीं आया जिसकी वजह से लोगों का गाड़ी पर ट्रस्ट कम हो, तो ये बात ठीक है। अदरवाइज वैसे भी टोयोटा ने इस बात पर हमेशा कम ही डिसअपॉइंट किया है कि टोयोटा की किसी गाड़ी में बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स आए और लोगों ने टोयोटा की गाड़ियाँ खरीदने पर रिग्रेट किया हो। अलॉन्ग विद ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर जो रिपेयर कॉस्ट है, ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली कम है अगर इसे कंपेयर किया जाए किसी भी और गाड़ी के साथ जो उसके कंपेटिटर हैं। और हमेशा से ऐसा रहा है कि टोयोटा की जो गाड़ियाँ इनकी रनिंग कॉस्ट कम होती है और इनकी जो एज या फिर टोटल किलोमीटर्स जो गाड़ियाँ चल जाती हैं वो इनके कंपेटिटर्स इनकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कॉस्ट के साथ टोयोटा की गाड़ियाँ सर्वाइव करती हैं। और यही रीज़न है कि करोला ने भी इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज डेवलप की है कि सबसे ज़्यादा कम रनिंग कॉस्ट के साथ ये गाड़ियाँ सर्वाइव करती हैं। कंबाइंड विद प्रैक्टिकलिटी, करोला का ये रिकॉर्ड है कि इसने हमेशा अपनी वैल्यू रिटेन की है। और वैसे तो रीसेल ये बात डिफाइन नहीं करती कि एक गाड़ी का कितना क्या पोटेंशियल है और वो कितनी अच्छी है, मगर स्टिल करोला की जो रीसेल वैल्यू और जितने टाइम स्पैन के अंदर ये गाड़ी बिकती है वो बहुत कम है। इन सम केसेस आप गाड़ी घंटों के अंदर भी बेच सकते हैं और आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल जाती है। सो अगर मैं सम अप करूँ तो नंबर 1 रीज़न रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, नंबर 2 ब्रांड लॉयल्टी ड्यू टू कार्स गुड बिल्ड क्वालिटी, नंबर 3 वेरी लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट, और नंबर 4 ये है कि गाड़ी जो अपनी वैल्यू रिटेन करती है और बहुत जल्दी बिक जाती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से करोला टॉप सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पे रैंक करती है। करोला की सक्सेस के बारे में मेरा एक अपना ओपिनियन है जो कि शायद गलत भी हो सकता है। पाकिस्तान में मोस्टली लोग जो कि इस प्राइस ब्रैकेट की गाड़ी लेते हैं उनकी एज 35 से अबव होती है और ये लोग फन या एक एंजॉयबल राइड पे प्रेफर करते हैं कि उनकी गाड़ी एक प्रॉब्लम फ्री प्रैक्टिकल ऑप्शन हो जो कि ज़्यादा देर तक सर्वाइव करे। बट ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और बहुत से लोग इस रीज़न के अलावा भी करोला को पसंद करते हैं। मूविंग ऑन, अब मैं अल्टिस 1.8 और अल्टिस ग्रैंडे के जो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ हैं वो आपको बताऊंगा। तो पहले हम वो चीज़ें देखते हैं जो कि दोनों गाड़ियों में सेम है। सो नंबर 1 चीज़ 1.8 CVT और अल्टिस ग्रैंडे जो है इन दोनों में CVT ट्रांसमिशन आती है जो कि सिर्फ करोला 1.8 ही में दी जाती है। नॉर्मली CVT ट्रांसमिशन इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं होती और जब आप रेस देते हैं तो हल्का से डिले आता है, उसके बाद गाड़ी रिस्पॉन्स देती है। करोला की जो CVT ट्रांसमिशन है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और जिस तरह ही आप रेस देते हैं तो गाड़ी बहुत क्विक रिस्पॉन्स देती है जो कि होंडा की CVT ट्रांसमिशन में नहीं मिलती। अल्टिस 1.8 CVT और अल्टिस ग्रैंडे की जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों में सेम सेफ्टी फीचर्स हैं, सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम है और क्रूज कंट्रोल भी दोनों गाड़ियों में दिया जाता है। सो अगर मैं एडिशनल चीज़ों की बात करूँ जो कि ग्रैंडे में दी जाती हैं उसमें नंबर 1 चीज़ सनरूफ है, उसके अलावा पैडल शिफ्टर्स हैं, नंबर 3 पुश स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री, जबकि जो सिंपल अल्टिस 1.8 है उसमें जैक नाइफ की दी जाती है। इसके अलावा रिवर्स लिंक फीचर ग्रैंडे में दिया जाता है, जब आप गाड़ी रिवर्स करते हैं तो बेहतर विजिबिलिटी के लिए जो साइड मिरर्स हैं वो नीचे बेंड कर जाते हैं। इसके अलावा ग्रैंडे में ऑटो रेंज सेंसर्स दिए जाते हैं, सो अगर आप इसे ऑटो पर सेट कर दें तो बारिश के टाइम ये ऑटोमेटिक अपनी स्पीड एडजस्ट करते हैं, बट वैसे तो इतने एक्यूरेट नहीं है और इतने सेंसिटिव नहीं है। सो ये गाड़ी की एक नेगेटिव बात है, इवन तो गाड़ी में फीचर मौजूद है बट इतना यूजेबल नहीं है। नेक्स्ट चीज़, ग्रैंडे में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। इसके अलावा गाड़ी में कुछ कंट्रोल जो स्टीयरिंग है वो लेदर स्टिच्ड होता है। इसके अलावा ग्रैंडे में लेदर सीट्स दी जाती हैं जबकि जो अल्टिस 1.8 है उसमें फैब्रिक सीट्स। ग्रैंडे में ग्लव बॉक्स के अंदर लैंप भी दिया जाता है। अदर देन दैट जो रेयर पैसेंजर्स हैं उनके लिए रीडिंग लैम्प भी दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ग्रैंडे में दी जाती है वो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। बट इवन देन मेरे ओपिनियन में गाड़ी की रोड ट्रिप एंड स्टेबिलिटी अप टू द मार्क नहीं है और हाई स्पीड हैंडलिंग गाड़ी की बहुत कमज़ोर है। 2017 में गाड़ी का एक फेसलिफ्ट आया था जिसकी वजह से गाड़ी में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव चेंजेस आए थे और गाड़ी के स्ट्रक्चर के अलावा बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। और जो सिविक 10 जनरेशन है उसके लॉन्च के बाद टोयोटा ने होंडा सिविक के साथ कम्पीट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन मुतारिफ करवाने के बजाय एक फेसलिफ्ट दिया जो कि इतना कम्पेटिटिव फेसलिफ्ट था कि सिर्फ एक फेसलिफ्ट की आने से गाड़ी जो है वो सिविक के साथ कम्पीट करने लग गई है और इसीलिए लोग इसे ट्रू फेसलिफ्ट कहते हैं। मूविंग ऑन, गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी चेक करने के लिए मैं गाड़ी की एक्सेलरेशन एंड रिस्पॉन्स, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, कंफर्ट और सेफ्टी की बात करूँगा। सो फर्स्टली एक्सेलरेशन एंड रिस्पॉन्स। वैसे अगर इंटरनेशनली देखा जाए गाड़ी का जो इंजन है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, बट स्टिल अगर इसको उसी हिसाब से देखा जाए जो इस गाड़ी का इंजन है तो मेरे ख्याल में अपनी कैटेगरी में सिविक से बेहतर इसका गाड़ी का एक्सेलरेशन एंड रिस्पॉन्स है और बहुत इंप्रेसिव है। इसकी 0 to 100 की फिगर 9.5 सेकेंड्स है। उसके अलावा गाड़ी में एक स्पोर्ट्स मोड का बटन भी है जिसका बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है और मेरे भी ख्याल में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं है बट स्लाइड से इफेक्ट ज़रूर आता है। और जिन लोगों को लगता है वाकई बहुत इफेक्टिव है तो शायद उनके पास कंपैरिजन इतना नहीं है। अगर वो कोई और गाड़ी देखें जिसमें स्पोर्ट्स मोड का बटन है और अगर उसको ड्राइव करके उसको एक्टिवेट करें तो उन्हें एक बहुत वाज़ा डिफरेंस फील होगा। एक्सेलरेशन के साथ साथ गाड़ी की जो ब्रेकिंग है उसको भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और वैसे तो गाड़ी में ABS और EBD ब्रेक दोनों मौजूद हैं और ब्रेक परफॉर्मेंस अच्छी है, बट मेरे ख्याल में इसको बेहतर और भी किया जा सकता है। नॉर्मली जो कि 1.8 लीटर इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं उसकी ब्रेक परफॉर्मेंस मेरे ख्याल में इस गाड़ी से बेहतर होती है।
गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंस है। इस टेक्नोलॉजी का पर्पस यह है कि रोड कंडीशंस, स्पीड एंड लोडिंग के हिसाब से ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से व्हीकुलर कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है। मूविंग ऑन, पाकिस्तान में करोला की सस्पेंशन को एक बेंचमार्क समझा जाता है और किसी भी गाड़ी को अगर देखना हो सस्पेंशन वाइज तो लोग उसे कंपेयर करते हैं कि करोला से बेहतर है या फिर नहीं। और जो गाड़ी की सस्पेंशन है नो डाउट बहुत बड़ी वजह है करोला की सक्सेस की। वैसे पाकिस्तान के अलावा और इवन इन पाकिस्तान बहुत से लोग इस तरह के टाइप ऑफ सस्पेंशन को पसंद नहीं करते और उसकी वजह यह है इवन तो गाड़ी की सस्पेंशन बम्प्स के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करती है और एक बहुत कंफर्टेबल राइड देती है, बट स्टिल इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो गाड़ी की हैंडलिंग है वो इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं होती और गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग भी बहुत कमज़ोर होती है। इसके अलावा गाड़ी चलाने का जो ड्राइविंग प्लेजर है वो भी बहुत कम होता है और आपको गाड़ी पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल फील नहीं होता। बट नॉर्मली जो लोग करोला चूज़ करते हैं वो इस चीज़ के बारे में इतने कंसर्न नहीं होते। बट मेरे ख्याल में इन पाकिस्तान जो टोयोटा की स्ट्रैटेजी है वो ज़्यादा कामयाब है और ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि करोला को पाकिस्तान में इतनी सक्सेस मिली है। करोला की सस्पेंशन सॉफ्ट होने के साथ उसकी एक और क्वालिटी है कि बहुत ड्यूरेबल सस्पेंशन है। स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन के अलावा गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसको भी पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड समझा जाता है, जबकि इन रियलिटी सिविक और करोला की ग्राउंड क्लियरेंस में बहुत माइनर से डिफरेंस है। बट स्टिल इस वजह ने करोला को पाकिस्तान में हाईली सक्सेसफुल कर दिया। मूविंग ऑन, अगर मैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो गाड़ी में 2 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD ब्रेक्स, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और इमोबिलाइजर दिया जाता है। इसके अलावा गाड़ी में चाइल्ड सेफ्टी आइसोफिक्स सीट ऐड करने की ऑप्शन भी दी जाती है और आइसोफिक्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन फिक्स, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और इस बात पे टोयोटा पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप 2016 या 2016 से पहले की करोला खरीद रहे हैं तो आपको ये बात याद रहे गाड़ी में इमोबिलाइजर मिड ऑफ 2016 के बाद दिया गया था और यही वजह है कि 2016 से पहले करोला बहुत ज़्यादा चोरी भी होती थी। गाड़ी में एक और चीज़ है जो कि एक सेफ्टी फीचर भी जिसे कहा जा सकता है, गाड़ी में टोयोटा कनेक्ट का एक ऐप दिया जाता है जो कि 6 मंथ्स के लिए फ्री होता है और इसका फ़ायदा यह है कि आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी किस जगह पे है और ये एज अ ट्रैकर काम करती है और उसके अलावा भी बहुत फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताता है। बट 6 मंथ्स के बाद आपको इसके लिए पे करना पड़ता है। अगर मैं गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करूँ तो मेरे ख्याल में जो गाड़ी का इंजन साइज़ है 1.8 उसके हिसाब से गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी है और मेरे अंदाजे के मुताबिक जो 1.6 करोला है और जो 1.8 है इन दोनों की फ्यूल एवरेज मोर और लेस सेम है, जो कि अराउंड 11 से 12 किलोमीटर्स पर लीटर है और उसकी वजह यह है कि 1.8 है उसमें CVT ट्रांसमिशन दी जाती है जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज बेहतर होती है, जबकि 1.3 करोलास की फ्यूल एवरेज इन दोनों गाड़ियों से बुरी है क्योंकि वो अंडर पावर्ड हैं और उनका पावर टू वेट रेशो ऑप्टिमम नहीं है। अब मैं उन चीज़ों की बात करूंगा जो कि मेरे ख्याल में करोला के नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सो नंबर 1 चीज़ गाड़ी की विजिबिलिटी। अगर आप करोला के अलावा कोई और गाड़ी भी चलाते हैं तो आपको फील होगा ड्राइविंग करते हुए आपको बहुत कंजस्टेड सी फील आएगी और जो विंडस्क्रीन का स्टाइल है जिस तरह वो वर्टिकल उसका जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है जिसकी वजह से आपको बहुत कंजस्टेड फील आती है। बट अगर आपको गाड़ी की आदत हो जाए तो फिर ये चीज़ आपको उतना अनॉय नहीं करती। इसके अलावा जिस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी आ चुकी है मेरे ख्याल में टोयोटा को चाहिए था कि इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ब्रेक होल्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक ओपनर इन तीनों चीज़ों को ऐड करते हैं। खास तौर पे मेरे ख्याल में अगर आप ब्रेक होल्ड यूज़ करते हैं तो आपको फील होता होगा ये एक बहुत कन्वीनियंट फीचर है। लेकिन अगर मैं गाड़ी की पॉजिटिव चीज़ों की बात करूँ तो गाड़ी का जो इंटीरियर रूम है वो बहुत स्पेशियस है और जो रेयर रूम है वो बहुत कंफर्टेबल है और उसमें कोई हम्प नहीं है, इसलिए जो सेंटर में जो बंदा बैठता है वो भी कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकता है। उसके अलावा जो गाड़ी का वारंटी पीरियड है वो 4 ईयर्स और 100,000 किलोमीटर्स है। वैसे तो मेरे ख्याल में एक प्लस पॉइंट नहीं है और सब गाड़ियों का इतना ही एज अ स्टैंडर्ड होना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनली कंपनीज इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए वारंटी पीरियड ऑफर करती हैं, बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। एक और जो गाड़ी का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो कि मेरे ख्याल में इस रेंज में पाकिस्तानी गाड़ियों में सबसे अच्छा करोला का है वो गाड़ी के रोड की कैबिन नॉइज़ है। रोड नॉइज़ और विंड नॉइज़ गाड़ी में बहुत कंट्रोल्ड है और इसकी एक वजह यह भी है कि जो गाड़ी की जो टायर्स हैं वो इम्पोर्टेड योकोहामा के टायर्स हैं। इसके अलावा गाड़ी का कोर प्लस पॉइंट ये है कि गाड़ी में कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं जिस तरह के रेयर पैसेंजर्स के लिए USB चार्जिंग पोर्ट्स गाड़ी में दी जाती हैं। इसके अलावा गाड़ी में सन ग्लासेस होल्डर है। हाउएवर किया पिकांटो जो पाकिस्तान में लॉन्च हुई है इसमें भी सन ग्लासेस होल्डर दिया जाता है और इस गाड़ी से पहले मैंने किया पिकांटो का रिव्यू भी किया था, सो आप टॉप राइट बैनर पर क्लिक करके पिकांटो का रिव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा करोला में जो रेयर सीट्स हैं उनको रिक्लाइन भी किया जा सकता है। हाउएवर इतनी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इन्हें सिर्फ फ्रंट की तरफ रिक्लाइन किया जा सकता है जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है, उससे पीछे उनको रिक्लाइन नहीं किया जा सकता। इसी तरह का गाड़ी में इफेक्ट भी है जो पुश स्टार्ट एंड स्मार्ट एंट्री है, उसमें स्मार्ट एंट्री सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड के लिए है जबकि पैसेंजर साइड के लिए स्मार्ट एंट्री को इग्नोर कर दिया। अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूं तो मेरे हिसाब से गाड़ी A+ स्कोर करती है और S ग्रेड के लिए गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग, रोड ट्रिप, ड्राइव क्वालिटी और इंटीरियर डिज़ाइन को बेहतर होना चाहिए था।